Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 16th of May 2020. तो 16 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं. बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मर्चेंट डिस्काउंट रेट. तो MDR यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज द परसेंटेज ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शन दैट अ मर्चेंट पेज टू द बैंक. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट. तीसरा कह रहा है इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड QR बेस्ड ट्रांजैक्शंस. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत, आपको बताना है. एक एक करके देख लेते हैं. पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन दैट मर्चेंट पेज टू द बैंक. ओके, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ट्रांजैक्शन अमाउंट या परसेंटेज की तरह एक्सप्रेस होता है. तीसरा भी सही है कि ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन QR बेस्ड ट्रांजैक्शंस दोनों पे लागू होता है. पर ये होता कौन है बाहर, इसका बाहर जो होता है वो कस्टमर होता है ना. तो ये 1 2 3 विल बी द आंसर फॉर दिस. सोल्यूशन डी है इसका. और इसमें 3 लोगों को बेसिकली कट रहता है. 3 लोगों का कट कौन कौन सा. पहला तो वो मतलब जिस बैंक ने POS इंस्टॉल किया, यानी पॉइंट ऑफ सेल का जो मशीन इंस्टॉल्ड रहता है जिसमें आप कार्ड पेमेंट करते हो, उसका परसेंटेज रहता है. देन द बैंक दैट इनेबल्स द ट्रांजैक्शन, जो बैंक इनेबल कर रहा है ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है इससे, तो उसको मिलता है. देन तीसरा है जो भी उस समय का कार्ड प्रोवाइडर नेटवर्क रहेगा. कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर सच एज वीज़ा कार्ड है कि मास्टर कार्ड है कि रुपए है, तो इनको भी जाता है. तो इन तीनों का जो रहता है कट वो रहता है. ठीक है ना. तो दैट इज द थिंग. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. प्रणब सेन कमेटी, प्रणव सेन कमेटी वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली. ये किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है कि प्रणव सेन कमेटी जो है वो इनमें से किससे रिलेटेड है. एक एक करके देख लेते हैं. पहला जो ऑप्शन है वो है इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स. दूसरा है ट्राइबल टैलेंट डेवलपमेंट. सी है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. डी है लोकल मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रणव सेन कमेटी, वो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है. ओके, तो इसका आंसर रहेगा ए, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स. तीसरा क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी टू कम अप इन. इंडिया की पहली जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है उनमें से कौन से स्टेट में आने वाली है. ऑप्शंस आर ए केरला, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश. तो इसका जो सही आंसर है वो है डी उत्तर प्रदेश. तो इंडिया की पहली जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो यूनिवर्सिटी रहेगी इट विल बी ओपन इन उत्तर प्रदेश कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट. तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में ये यूनिवर्सिटी आने वाली है. सो दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टुडे. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम. कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा. Now let's move to the news analysis part. जो पहली न्यूज़ है वो फ्रंट पेज से है. न्यू लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. अब क्या है, सेंटर ने बेसिकली ये थर्ड ट्रांच जो उन्होंने अनाउंस किया है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज की बात की थी. अब उस इकोनॉमिक पैकेज में पहले दिन हमने देखा कि MSMEs इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रावधान किए गए. दूसरे दिन हमने ये देखा किस तरह से माइग्रेंट लेबर्स के लिए उन्होंने बोला कि जो लोग किसी भी स्कीम में नहीं उनको 5 kg का राशन और उसमें 1 किलो चना, इसके अलावा जो मतलब बहुत सारी अनाउंसमेंट किए गए माइग्रेंट लेबर्स के लिए किए गए. ठीक है ना. वन नेशन वन राशन कार्ड की बात भी उन्होंने की. अब ये जो तीसरा है ये बेसिकली फार्मिंग रिलेटेड है और ये थर्ड ट्रांच है आत्मनिर्भर भारत अभियान का. ठीक है ना. इसमें बात जो की गई वो यहाँ पे देखो बूस्टर डोज में लिखा हुआ है क्या क्या चीजें अनाउंस की गई हैं. पहला है फंड्स वर्थ ₹1 लाख करोड़ टू बी गिवन टू एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन. तो अब क्या है कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं और जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ का किया जाएगा. दूसरा है आपका बेसिकली ये इसी में ये है कि इसमें फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप किया जाएगा. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं जो कि मिसिंग एग्रीकल्चर में, उनको सेटअप किया जाएगा. देन ₹10,000 करोड़ फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस, क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग अप्रोच टू बी फॉलोड. ओके, तो ये माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया जाएगा. 10,000 करोड़ रुपये उसमें दिया जाएगा. अब जो आपके दिमाग में डाउट आएगा कि क्या होता है बेसिकली ये माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज और क्या है ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच. तो माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज मतलब कि जैसे जो कि बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे काम नहीं करती बट लोकल लेवल पे काम करती है. फॉर एग्जांपल जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है वो क्या है, वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच. ओके, वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच, ये बेसिकली उनका विजन है प्राइम मिनिस्टर का. ये ऊपर देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है. तो यहाँ पे वही है कि माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस को बेसिकली अपग्रेड किया जाएगा. एंड अपग्रेडेशन कैसे होगा, बेसिकली FSSAI के जो भी स्टैंडर्ड्स है उनके लेवल पे अपग्रेड किया जाएगा. 2 लाख माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस को गोल अचीव करने में मदद की जाएगी. देन जो माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या कॉपरेटिव्स हैं, इनको सपोर्ट किया जाएगा. देन
क्लस्टर बेस्ड अप्रोच जो मैंने बोला था, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच का मतलब जैसे मैंगो इन उत्तर प्रदेश, केसर इन जम्मू कश्मीर, बैम्बू शूट्स इन नॉर्थ ईस्ट, चिली इन आंध्र प्रदेश, टेपियोका इन तमिलनाडु। तो इस तरीके से क्लस्टर बनाए जाएंगे अलग अलग चीज़ों के, जैसे कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपके आम मैंगो हो गए, केसर जम्मू कश्मीर में हो गया, बैम्बू शूट्स जो हो गया नॉर्थ ईस्ट में हो गए, चिली आपका आंध्र प्रदेश में हो गया, टेपियोका आपका तमिलनाडु में हो गया, ठीक है ना। अब इससे क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स है, इंप्रूव्ड हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इंटीग्रेशन विद द रिटेल मार्केट्स एंड इंप्रूव्ड इनकम। इनसे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तो बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि पहले तो FSSAI का जो स्टैंडर्ड है उसको अचीव किया जाएगा, तो इससे हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी बढ़ेगा। देन जब इसको बेसिकली आप इस तरह से इंप्रूवमेंट करोगे, इतना पैसा लगाओगे, तो इसको रिटेल मार्केट से इंटीग्रेट करने में मदद मिलेगी, और इसका जो है इसका आउटकम आपको इनकम में बढ़ोतरी में मिलेगा। जो माइक्रो फूड इंटरप्राइज में लगे हुए लोग हैं, जो लोकल लोग हैं उसमें लगे हुए, उनके आपको इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इट विल आल्सो हेल्प इन रीचिंग द अनटैप्ड एक्सपोर्ट मार्केट इन व्यू ऑफ द इंप्रूव्ड हेल्थ। ओके, तो बेसिकली एक्सपोर्ट मार्केट को भी आप टैप कर सकते हो। तो बेसिकली ये चीजें यहाँ पे बताना जरूरी था आपको। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं और क्या अनाउंसमेंट किया गया। बेसिकली आगे के अनाउंसमेंट में 20,000 करोड़ दिया जाएगा फॉर फिशरमैन अंडर द PM मत्स्य संपदा योजना। तो प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य यानी मछली होता है, तो मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत फिशरमैन कम्युनिटी को 20,000 करोड़ रुपए का दिया जाएगा। इट विल पेव द वे फॉर एडिशनल फिश प्रोडक्शन ऑफ 70 लाख टन ओवर 5 ईयर्स। तो 70 लाख टन तक का प्रोडक्शन अगले आने वाले 5 सालों में बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए मत्स्य संपदा योजना के नाम पे दिया जाएगा। 13,000 करोड़ ड्राइव टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ कैटल, बफेलो, शीप, गोट्स एंड पिग्स। तो इनका वैक्सीनेशन जो है एनिमल का, क्योंकि आप सबको होता है कि जूनोटिक डिसीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जूनोटिक डिसीजेस का मतलब क्या होता है कि जो डिसीजेस एनिमल्स से ट्रांसफर होती है ह्यूमन बींग्स में। ओके, तो इन डिसीजेस को रोकने के लिए बेसिकली जो एनिमल कैटल, बफेलो, शीप, गोट्स, पिग्स हैं, इनका वैक्सीनेशन ड्राइव बेसिकली किया जाएगा, ठीक है ना। देन अ फार्मर कैरी, ये तो ठीक है फोटो है, 15,000 करोड़ बूस्ट फॉर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर। जो एनिमल हस्बेंड्री है, अब आप सबको पता है कि मैंने कई बार बोला है कि एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। जो मिक्स्ड फार्मिंग का कंसेप्ट है, मिक्स्ड फार्मिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि आप फार्मिंग वाला क्रॉप्स तो ग्रो करते ही हो फार्म में, प्लस आप एनिमल हस्बेंड्री को भी करते हो। तो मिक्स्ड फार्मिंग बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिफाइड रिजल्ट देने का काम करता है। इस कारण से 15,000 करोड़ एनिमल हस्बेंड्री में भी इन्वेस्ट किए जाएंगे। देन 4,000 करोड़ विल for the promotion of herbal cultivation and 10 lakh hectares area will be covered under this. 500 crore will be given for the beekeeping activities. Then Essential Commodities Act 1955, Essential Commodities Act जो 1955 का है उसको अमेंड किया जाएगा और उसमें 6 कैटेगरी की चीज़ों को डीरेगुलेट किया जाएगा। मतलब कि cereals, edible oil, oil seeds, pulses, onion and potato, ये 6 को डीरेगुलेट किया जाएगा। अब जो सवाल आपके दिमाग में आएगा कि डीरेगुलेशन का मतलब क्या है, कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को अमेंड किया जाएगा टू डीरेगुलेट द सीरियल्स, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स, पल्सेस, अनियन एंड पोटैटो। तो डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि जो प्राइजेस हैं इनकी प्राइजेस अब मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड की जाएंगी, ठीक है ना। डीरेगुलेशन का मतलब है कि अब इनके ऊपर ऐसा नहीं रहेगा कि इनकी प्राइस फिक्स कर दी जाएगी, या ऐसा नहीं रहेगा। डीरेगुलेशन का मतलब है कि अब इनकी जो प्राइजेस हैं वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा ही डिसाइड की जाएंगी, और गवर्नमेंट एक बेसिकली रिफॉर्म करेगा, एक स्कीम बनाएगा ताकि जो फार्मर्स हैं उनको अच्छे दामों पे वो अपने क्रॉप्स को ग्रो कर सकें और उनको सेल कर सकें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चेंजेस किए जा रहे हैं बेसिकली। आई होप आपको क्लियरली मैं समझा पाया। मेन जो चीज़ें थी जैसे क्लस्टर बेस्ड अप्रोच थी, उसमें जो चीज़ें एग्जांपल्स जो मैंने दिए वो PIB का था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो याद रखना। देन डीरेगुलेशन का जो मैंने मतलब बताया उसको दिमाग पर रखना कि क्या उसका मतलब होता है। ये कुछ बेसिक टर्म्स है, बाकी पैकेज वैकेज तो कोई नहीं पूछेगा आपसे कि 15,000 करोड़ का दिया कि 10,000 करोड़ का दिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसका बेसिकली वो याद रखना कि जैसे फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस, क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग अप्रोच मैंने आपको बताई कि उत्तर प्रदेश में आम हो गया, आपका जम्मू कश्मीर में केसर हो गया, ये सारी चीज़ें थोड़ा याद रखने वाली चीज़ थी। चिलीज आंध्र प्रदेश की होंगी। देन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 अमेंड करके सीरियल, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स, पल्सेस, अनियन, पोटैटो को डीरेगुलेट किया जाएगा, मतलब कि इनकी प्राइसेस जो है वो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन की जाएंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी एज वेल, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ यहाँ तो खास न्यूज़ आइटम नहीं दिख रहा है।
यहाँ पे एक नाम आया था यक्षगान का, तो यक्षगान ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछ चुका है कि यक्षगान कौन से स्टेट से रिलेटेड है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। तो याद रखिएगा यक्षगान बेसिकली एक जो फोक ट्रेडिशन होता है, फोक ट्रेडिशन का है यक्षगान, एंड ये रिलेटेड है कर्नाटका से। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा था 2015 या 14 में पूछा था, जिस साल बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आए थे उस साल पूछा था यक्षगान कौन से स्टेट से रिलेटेड है, किस स्टेट का फोक आर्ट है ये। तो ये बेसिकली आपका कर्नाटका का फोक आर्ट है, ठीक है ना। तो एंशिएंट आर्ट ऑफ यक्षगान, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड ये कहाँ का है, ये है आपका कर्नाटका का। सो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर फ्रॉम दिस। नाउ इन दिस एडिटोरियल सेक्शन, जो आज के एडिटोरियल थे बहुत ज़्यादा खास नहीं लगे मुझे, दो एडिटोरियल फिर भी हम डिस्कस करेंगे। नीट इज नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली, मेरिट प्रमोटिंग। पहला आर्टिकल है कि नीट के बारे में, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है मेडिकल के लिए, कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है नीट का, और दैट इज मैंडेटरी फॉर ऑल। तो ये बेसिकली इस टेस्ट की हम बात कर लेते हैं, और ऑथर ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि नीट क्यों नहीं होना चाहिए ना, नीट को हटाने के लिए क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए हैं। अब बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि जो इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रहते हैं, या जो इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट एजेंसीज कंट्रोल करती हैं, दे प्रमोट द पॉलिटिकल पर्पस ऑफ द स्टेट, दे मेक देम एक्सेप्टेबल टू एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड सप्लाई देम विद वेपन्स दे नीड। बेसिकली मतलब कि अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहेगा या वो रहेगा तो उससे आप गवर्नमेंट के लॉयल जो लोग हैं उन्हीं को प्रोड्यूस करते रहोगे, और गवर्नमेंट का ही भला होता है, इससे पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ऐसा किया जाता है। देन वी मस्ट इंसिस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर ओन डेमोक्रेसी द ट्रेंड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट डोमिनेशन ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। तो एजुकेशनल प्रोसेस में कभी भी गवर्नमेंट का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। अब नीट में उन्होंने बेसिकली बोला कि नीट को इनिशियली स्ट्रक डाउन कर दिया गया था एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर 2013 केस बाय अ 2-1 मेजॉरिटी। ओके, तो 2-1 मेजॉरिटी से क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर 2013 का केस था, जिसमें नीट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया था। इन 2016 एक रिव्यू इस जजमेंट का हुआ, एंड इसमें क्या हुआ, द डिसेंटिंग जज ऑफ द 2013 जजमेंट मेड ए नीट कंपल्सरी इवन प्रायर टू अ फुल हियरिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो इसको फिर कंपल्सरी कर दिया गया, बाद में इसको कंपल्सरी कर दिया गया 2016 के बाद, ठीक है ना। नाउ द गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट डीरेगुलेशन इन द केस ऑफ एजुकेशन, ओवर सेंट्रलाइजेशन इज बिकमिंग अ हार्श पेनफुल रियलिटी। ऑथर का ये कहना है कि गवर्नमेंट जहां पे डीरेगुलेशन की बात करता है बाकी जगहों पे एजुकेशन में, बाकी जगहों पे, वहीं पे एजुकेशन में ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, नीट के थ्रू हो रहा है। ऑथर का ये कहना है कि जो नीट है बेसिकली उसमें क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो अपनी सीट्स को रेगुलेट करते थे, भरते थे दूसरे माध्यम से, उनका जो वो राइट है वो ले लिया गया है, ठीक है ना। दूसरा, माइनॉरिटीज डू नॉट हैव द राइट टू, बेसिकली माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस जो है उनके राइट्स को ले लिया गया है नीट के थ्रू, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस भी इनकी सीट्स को नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। तो दोनों जो आर्टिकल 30 है आपका, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 19 जो है, उन दोनों को आप वायलेट कर रहे हैं। तो फ्रीडम नहीं है, दूसरी आपकी आर्टिकल 30 को आप वायलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा ऑथर का कहना है। अब क्या है, विद नीट एंड सिमिलर अदर एंट्रेंस नेशनल टेस्ट सच एज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इन कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो आपका बेसिकली अलग अलग क्लैट होता है, आपका जॉइंट एंट्रेंस जेईई का एग्जाम होता है, नीट होता है, इससे नुकसान क्या है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फायदा देते हैं। ऑथर का ये कहना है कि दे प्रमोट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सिंस मोस्ट ऑफ देम आर इन सिटीज, देयरफॉर पुअर स्टूडेंट्स आर एट द डिसएडवांटेज। और ऑथर का ये कहना है कि ये जो इंटरेस्ट टेस्ट है, इन इंटरेस्ट टेस्टों के कारण ही आपका जो कोचिंग्स है उनको बढ़ोतरी मिल रही है। अब ज़्यादातर जो कोचिंग है वो कहाँ पर है, सिटी में है। इस कारण से जो गांव के बच्चे हैं या जो पुअर कैटेगरी के बच्चे हैं जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक डिसएडवांटेज में रहते हैं, ठीक है ना। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, नीट में देयर आल्सो अ लार्ज स्केल वेरिएशन इन द सिलेबस एंड स्टैंडर्ड ऑफ द सेंटर सीबीएसई एंड अदर बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स। तो क्या हो रहा है कि अब जो ये जो एग्जाम है बेसिकली ये सीबीएसई की मदद से कंडक्ट किए जाते हैं। अब होता क्या है कि जो स्टेट बोर्ड है, जैसे तमिलनाडु बोर्ड हो गया, मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, या ऐसे स्टेट के बोर्ड हो गए, इनके सिलेबस में और सीबीएसई के सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस रहता है। इस कारण जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं वो सीबीएसई के बच्चों के साथ कंपीट नहीं कर पाते जब बड़े एग्जाम आते हैं। सो दिस इज व्हाट द ऑथर वांट्स टू कन्वे। देन कुछ एडवांटेज है अगर आप मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट करते हो। अब देखो नीट एकमात्र टेस्ट है, जैसे कि इन्होंने कह दिया कि जेई एकमात्र इकलौता टेस्ट होगा जो कि आपको इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन दिलाएगा। नीट एकमात्र टेस्ट होगा जो कि आपको मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन दिलाएगा। तो ऑथर ने कहा कि मल्टीपल टेस्ट के अपने अदर बेनिफिट्स हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे ने किसी एक टेस्ट में अच्छा नहीं किया, देन ऑल्सो ही हैज अ चांस टू क्वालिफाई इन सम अनदर टेस्ट, है ना, विदाउट लूजिंग अ ईयर। तो ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों ने सपोज अच्छा नहीं किया किसी एक साल, तो हो सकता है उसी साल वो किसी
दूसरे एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा कर दे और वो उसका साल बर्बाद नहीं होगा। दूसरा, इट गिव्स अ स्टूडेंट राइट टू सेलेक्ट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हिज चॉइस, तो दूसरा बच्चे को एक चॉइस मिल जाती है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट कर सके। देन नीट पेपर वाज लीक्ड ट्वाइस इन द लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों में 16, 17, 18, 19 जब ये 4 बार हुआ है उसमें से 2 बार उसका पेपर लीक हो चुका है। तो देयरफॉर देयर इज नॉट मच कॉन्फिडेंस इन नीट्स फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, तो नीट की फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी में ज़्यादा आप उसके मतलब उसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हो, आपको डाउट होगा कि क्या ये इतना ट्रांसपेरेंट या फेयर है एग्जामिनेशन या नहीं। फाइनली देयर इज इशू ऑफ रॉन्ग ट्रांसलेशन ऑल्सो, अब कई बार एग्जाम में रॉन्ग ट्रांसलेशन का भी इशू आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश से किसी दूसरी लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में, कन्नड़ लैंग्वेज में, मलयालम में आप कन्वर्ट करते हो तो कई बार ट्रांसलेशन वेरी कर जाता है, जिस कारण से बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो ये भी एक इशू देखने को मिला 2018 में ही पेपर में लगभग 49 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें तमिल ट्रांसलेशन में एरर थी, है ना, 49 क्वेश्चन वर थे जिनमें तमिल ट्रांसलेशन में एरर थी। तो इस कारण से ऑथर ने यहाँ पे इसका विरोध किया है। देन ऑथर ने मेरिटोक्रेसी का कंसेप्ट समझाया कि मेरिटोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया। पहले ये ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट माइकल डनलप की किताब थी, द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी 1958। ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट माइकल डनलप यंग की किताब थी, ओके, माइकल डनलप यंग की किताब थी द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी 1958 में थी। अब ऑथर ने यहाँ पे एक चीज़ बोली कि मेरिटोक्रेसी में 2 चीज़ होना ज़रूरी है, एक तो कंपटीशन, दूसरा इक्वालिटी, मतलब कंपटीशन भी रहना चाहिए और इक्वालिटी मतलब कि सबको इक्वल फुटिंग में मिलनी चाहिए। लेकिन नीट जो है वो इसका जो बेसिक फंडा ही नहीं कवर कर रहा है, मतलब बेसिक जो फंडामेंटल क्राइटेरिया ही नहीं कवर कर पा रहा है, तो कंपटीशन को फिर आप फेयर एंड जस्टिफाइड नहीं बोलोगे, क्योंकि ये सबको अपॉर्चुनिटी देता ही नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो फेयर कंपटीशन कहाँ से रह जाएगा। इस कारण से जो मेरिटोक्रेसी का कंसेप्ट है वो फ्लॉड हो जाता है, वो कंसेप्ट यहाँ पे आकर के फ्लॉड हो जाता है। तीसरा जो ऑथर ने यहाँ पे आर्गुमेंट दिया है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में दिया है। पहले से उन्होंने माइनॉरिटी की इंपॉर्टेंस बताई कि माइनॉरिटी की इंपॉर्टेंस अलग अलग केसेस में, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 30 को एन आर्टिकल ऑफ फेथ कहा है इन द लिली कुरियन 1978 केस। देन अ सैक्रेड ऑब्लिगेशन कहा है केरला एजुकेशन बिल 1957 केस। द कंसाइंस ऑफ द नेशन कहा है इन अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज 1974। इसके बाद एब्सोल्यूट राइट बोला गया था इसको सिद्धजी भाई सावाई एंड अदर्स 1962 केस में। फिर उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बोला गया केशवानंदा भारती 1973 में। तो माइनॉरिटी राइट्स वर हेल्ड एज अनअमेंडेबल एंड इनएलिएनेबल। बट अब जो अभी के ये केसेस हम देख रहे हैं, इस कारण से क्या हो रहा है कि जो नीट है, फॉर एग्जाम्पल नीट का एग्जाम जो है या फिर उसकी जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का जो फंडा उसमें है, तो बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं दे आर अनेबल टू फिल देयर सीट्स, ओके। एंड ये जो है ये बहुत बड़ा एक इंक्रोचमेंट है कहना चाहिए अपॉन द देयर फ्रीडम ऑफ होल्डिंग देयर ओन इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल। तो ओके, आर्टिकल 30 को ये वायलेट करता है। तो ये भी एक ऑथर ने इसको एज अ कंसेप्ट उठाया है। एंड वो चीज़ फाइनली वही बोलता है सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट आर्टिकल 30 इज नॉट सो एब्सोल्यूट एज टू बी अबव द लॉ एंड रेगुलेशन मेड इन ट्रू इंटरेस्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिसिप्लिन, हेल्थ, सैनिटेशन, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर कुड बी इम्पोज्ड। दिस इज अ स्मॉल विंडो एंड कैन नॉट बी वाइडेंड टू टेक ओवर द इंटायर एडमिशन प्रोसेस। अब ऑथर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि आर्टिकल 30 एक जजमेंट में कहा था कि इतना सुप्रीम भी नहीं है कि आप बेसिकली बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर चले जाओ, तो वो एक स्मॉल विंडो, लेकिन आप पूरी की पूरी एडमिशन प्रोसेस को टेक ओवर नहीं कर सकते। तो ये सारे आर्गुमेंट दिए गए थे ऑथर द्वारा, जो पूरे आर्टिकल में उन्होंने कहा कि नीट क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नया एक प्रोसीजर लाना चाहिए, तो मल्टीपल टेस्ट्स का प्रोसीजर लाना चाहिए, ठीक है ना। अगला जो आर्टिकल है द पैंडेमिक एंड द चैलेंज ऑफ बिहेवियर चेंज। अब ये आर्टिकल भी देखो डिस्कस तो करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा खास इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है। बिहेवियरल चेंज का मतलब ये है कि इसमें ऑथर ने कहा है कि जो अपना जो आगे आने वाला समय है वो उसमें हमको बहुत सारे बिहेवियर्स में अपने चेंज लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, ये सारी चीज़ों की इसमें ऑथर ने बेसिकली एक मॉडल बताया था जिसके बारे में आपको बताना चाहता था। हेल्थ बिलीफ मॉडल, HBM मॉडल कहा जाता है, ओके। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल अगर आपसे कहीं पूछे कि HBM मॉडल किससे रिलेटेड है, तो हेल्थ रिलेटेड है, बिहेवियरल चेंजेस रिलेटेड है, ठीक है ना। इट वाज डेवलप्ड बाय इरविन एम रोजेनटॉक, ओके। तो इरविन एम रोजेनटॉक ने इसको डेवलप किया था। It suggests that a person's health-related behaviors ultimately stem from the desire to avoid illnesses। यानी कि आदमी जो हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर अपनाता है वो इसलिए अपनाता है क्योंकि उसके अंदर डिज़ायर होती है इलनेसेस से दूर रहने की।
द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट्स ऑफ दिस मॉडल आर, दो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट इस मॉडल के, पहला है परसीव्ड बेनिफिट, यानी कि द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शंस अवेलेबल टू रिड्यूस द थ्रेट ऑफ द डिसीज, कि जो आप बिहेवियर लाना चाहते हो उससे कितना फायदा होगा। तो पहली चीज तो है कि परसीव्ड बेनिफिट, कि क्या बेनिफिट होगा अगर वो ऐसी ऐसी चीजें करता है, ये पहला है। एंड दूसरा है द परसीव्ड बैरियर्स, यानी कि क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे उस बिहेवियर को अपनाने में। सेकंड है परसीव्ड ऑब्स्टेकल्स इन परफॉर्मिंग द रिकमेंडेड एक्शन। The model also recognizes the importance of quest to action or triggers which set in the motion the process of adopting the desired behavior। तो इस मॉडल में बेसिकली रिकॉग्नाइज किया जाता है इंपॉर्टेंस उन चीज़ों की, वो ट्रिगर्स की जो कि उस बेसिकली उस बिहेवियर को अपनाने में मदद करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो क्वेस्ट होता है, इमोशनल होता है, इंफॉर्मेटिव होता है और एजुकेशनल होता है। तीन तरीके के ट्रिगर्स हैं, इमोशनल, इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल। मतलब क्या, एक तो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि भैया अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हो, 6 फीट का दूरी रखते हो, तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट होगा। दूसरा आपका एजुकेशनल पर्पस में रहता है। तीसरा आपका इमोशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल इमोशनल में ऑथर ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जनता कर्फ्यू का बोला, यानी कि उन्होंने क्या किया, बेसिकली जनता कर्फ्यू बोला, फिर उन्होंने बोला कि 5 बजे आप थाली बजाइएगा, हेल्थ प्रोफेशनल्स को या जो आपके जो पुलिस फोर्स के प्रोफेशनल्स हैं उनको धन्यवाद करने के लिए। तो ये इमोशनल साइड पे उन्होंने हिट करने की कोशिश की थी। तो वही बोला कि जो मिक्स होता है बेसिकली, एक तो फियर का होता है, फियर मतलब क्यों, क्योंकि आप अपने नियर एंड डियर वंस के करीबी हैं, आपको अगर कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, इस तरीके से जो अप्रोच रहती है। तो एक डर की भावना, दूसरा डर के साथ साथ आपको एक पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म को अटैच कर देना, जो कि उन्होंने किया था बेसिकली इस तरह से हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और इनके लिए कहा था। तो ये चीज़ों से क्या होता है, बेसिकली आप एक इन्वोक करते हो फीलिंग, और तब जाके जो बिहेवियरल चेंज है बहुत आसानी से अडॉप्ट कर सकता है सामने वाला। तो वही ऑथर ने बोला, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन से काम नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स, अगर सिगरेट्स का एग्जाम्पल दो तो किसको नहीं पता कि सिगरेट्स नुकसान करती हैं, किसको नहीं पता कि स्मोकिंग किल्स, हर जगह लिखा रहता है ना, लेकिन फिर भी लोग उसको नहीं अपनाते क्योंकि अभी भी इमोशनल एस्पेक्ट को टच नहीं किया गया है। जब तक से केवल इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल एस्पेक्ट को टच किया जाएगा तो हो सकता है कई बार वो बिहेवियर में चेंज ना आए, लेकिन जब आप इमोशनल को ऐड कर देते हो इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के साथ, तो फिर वो आपके बिहेवियर में चेंज दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे बेसिकली बोला टेलिंग समवन टू स्टैंड अवे, मतलब अब क्या हिंड्रेंसेस आते हैं, जो तीसरा था परसीव्ड, वो तो उसमें कई चीज़ें, जैसे किसी व्यक्ति को अगर आप बोलो कि दूर खड़े रहना है तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग इसको रूट समझते हैं। तो एक बिहेवियर में कुछ हिंड्रेंसेस भी रहते हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स भी रहते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा बहुत ज़्यादा डेंस एरिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे धारावी वाला रीजन है जो स्लम एरिया है, तो वहाँ पर आप फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे रखोगे, जहाँ पे एक छोटे से एरिया में लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है, वहाँ पर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पाओगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हिंड्रेंस का काम करती हैं। ऑथर ने यहाँ पे इनके बारे में बोला है। अब ऑथर ने एक टेक्निक बताई कि किस तरीके से बिहेवियरल चेंज इंड्यूस करते हो। वो एक है फॉर एग्जांपल नेमिंग एंड शेमिंग। नेमिंग एंड शेमिंग भी एक टेक्निक है। फॉर एग्जांपल टोटल सैनिटेशन कैंपेन में नेमिंग एंड शेमिंग की गई कि आपने टॉयलेट्स नहीं बनवाए अगर, तो आपकी नेमिंग एंड शेमिंग की जाएगी। तो ये भी एक इफेक्टिव मेथड होता है जब लोग बिहेवियरल चेंज को अपनाना शुरू कर देते। तो यही कुछ पॉइंट्स थे आर्टिकल में। HBM मॉडल के बारे में जानना जरूरी था, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला जो स्टोरी है बेसिकली ये तमिलनाडु के एक बहुत बड़े मार्केट की है जिसको कोयम्बेडु बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कोयम्बेडु मार्केट कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु का मार्केट है, इंपॉर्टेंट मार्केट है जो कि अभी कोविड-19 का हॉटस्पॉट बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस कारण से ये स्टोरी आई थी, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आगे मूव करते हैं। तो 1 लाख करोड़ फार्म इंफ्रा फंड टू बी फाइनेंस्ड बाय नाबार्ड। अब फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि 1 लाख करोड़ का फार्म इंफ्रा फंड जो रहेगा वो नाबार्ड द्वारा फाइनेंस किया जाएगा। अब बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड इज अ डेवलपमेंटल बैंक फोकसिंग प्राइमरली ऑन द रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री। ओके, तो नाबार्ड जो है वो रूरल सेक्टर पे फोकस करता है। इट इज द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि नाबार्ड डायरेक्टली लोन नहीं देता है। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि नाबार्ड फार्मर्स को डायरेक्टली लोन देता है, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, नाबार्ड डायरेक्टली लोन नहीं देता है। नाबार्ड जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लोन देता है जो कि बाद में फिर वो फार्मर्स को देती है। तो एक याद रखिएगा कि एक चेन चलती है। वो चेन कैसी रहती है कि नाबार्ड से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस से फार्मर्स। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि नाबार्ड डायरेक्टली फार्मर्स को लोन देता है, वो स्टेटमेंट गलत था। नाबार्ड डायरेक्टली लोन नहीं देता है, याद रखिएगा। It is responsible for the development of the small industries, cottage industries and any other such small village or rural project। तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
देन एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि 1982 में स्टैब्लिश की गई थी अंडर द पार्लियामेंट्री एक्ट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1981। तो 1981 का एक एक्ट था, नाबार्ड एक्ट, उसके तहत ये बॉडी बनाई गई थी, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। देन क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिकली इट प्रोवाइड्स द रीफाइनेंस सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। देन ये एक फाइनेंस तो प्रोवाइड करता है माइक्रो फाइनेंस के थ्रू, है ना। इट प्रिपेयर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान्स टू गाइडिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान्स बनाता है। देन इट सुपरवाइजेस द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स एंड उनको हेल्प करता है, असिस्ट करता है, ठीक है ना। कोर बैंकिंग सोल्यूशंस उन रीजनल रूरल बैंक्स में लाने में, कोऑपरेटिव बैंक्स में लाने में मदद करता है, ठीक है ना। The NABARD has various international partnerships as well, for example वर्ल्ड बैंक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ, और ये सारी चीज़ों में जो कि फार्म एग्रीकल्चर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस उनके साथ कोलैबोरेशन में रहता है, तो ये सारे काम नाबार्ड के द्वारा किए जाते हैं। तो ये आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। IPI कंडेम्स इंटिमिडेशन ऑफ जर्नलिस्ट। तो IPI जो है वो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट है। तो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने जो जर्नलिस्ट है उनके जो इंटिमिडेशन हो रहे हैं, ग्रेव कंसर्न, उसको माना है। और जर्नलिस्ट को डराना धमकाना एक बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि मीडिया जो रहती है वो चौथा स्तंभ माना जाता है, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, ठीक है ना। अब IPI है क्या? इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट एक ग्लोबल नेटवर्क है एडिटर्स का, जर्नलिस्ट का एंड मीडिया एग्जीक्यूटिव्स का। याद रखिएगा IPI की इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट एक पहले तो याद रखिएगा NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा ग्लोबल नेटवर्क है एडिटर्स का, जर्नलिस्ट का, मीडिया एग्जीक्यूटिव्स का, जो कि कॉमन डेडिकेशन शेयर करते हैं क्वालिटी एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को बेसिकली प्रमोट करते हैं। क्या वर्क करता है? इट वर्क्स बाय कंडक्टिंग डायरेक्ट एडवोकेसी विद द गवर्नमेंट से डायरेक्ट एडवोकेसी करता है। देन इट रेजेस द अवेयरनेस ऑन वायलेशन ऑफ मीडिया फ्रीडम, देन लीडिंग प्रोग्राम्स एंड कैंपेन्स टू फर्दर चेंज, ऑफरिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर कोऑपरेशन, नेटवर्किंग, स्किल एक्सचेंज, देन प्रमोटिंग हाई क्वालिटी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म थ्रू डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसके बाद ये बना कब था? ये 1950 में बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? वियना में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में हेडक्वार्टर है। 1950 में बना था, याद रखिएगा। एंड ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि IPI के रिलेटेड है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कोस्ट गार्ड शिप्स काउंट हिट्स 150। अब इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसमें एक नया शिप इंट्रोड्यूस किया गया है एंड इसका नाम है ICGS सचेत। तो याद रखिएगा ICGS सचेत जो है 150th है एंड ये फर्स्ट है इन अ सीरीज ऑफ 5 ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल। तो 5 ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स आने वाले थे जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा उसमें से पहला है ICGS सचेत। तो ICGS सचेत, इंडियन कोस्ट गार्ड सचेत, ये पहला है इन द सीरीज ऑफ 5 OPVs यानी कि ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स, और उसमें ये पहला है। और ये जो टोटल अब नंबर हो गए ICGS के शिप्स के, तो 150 शिप्स हैं एंड 62 एयरक्राफ्ट्स हैं। ओके, तो 150 शिप्स एंड बोट्स हैं, 62 एयरक्राफ्ट है ICGS के अंदर। ICGS याद रखिएगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अगर इंडियन कोस्ट गार्ड पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो एक शिप और 2 इंटरसेप्टर, इन दोनों को इंड्यूस किया गया है इन द ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड। अब बेसिकली इनका काम क्या रहता है? दे आर बेसिकली जॉइनिंग द फील्ड फॉर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्वेलेंस। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ। तो ये फोटोग्राफ आपको दिख रहा होगा। अब होता क्या है कि जो हमारा जैसे बॉर्डर है हो गया, जो हमारा जो भी बॉर्डर एरिया रहता है, हमारा जब टेरिटोरियल बाउंड्री खत्म होती है और उसके बाद आपका ओशियन या वाटर बॉडी शुरू होती है, तो उसका थोड़ा सा पार्ट आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का रहता है, ठीक है ना। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गई। अब इसमें जो बेस लाइन होती है, बेस लाइन मतलब कि जिस लाइन से आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ शुरू होता है, बेस लाइन होता है, उसके बाद से आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन रहता है, याद रखिएगा बेस लाइन के बाद 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन रहता है वो आपका टेरिटोरियल सी कहलाता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, याद रखना। टेरिटोरियल सी अगर आपसे कोई पूछे तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का रहता है। 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल सी रहता है। 12 से 24 आपका, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन रहता है वो आपका कहलाता है टेरिटोरियल सी। 12 से 24 नॉटिकल माइल का जो एरिया रहता है वो आपका कहलाता है कंटिगुअस एरिया। कंटिगुअस सी कहलाता है 12 से 24 के बीच का, ठीक है। और 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया रहता है वो टेरिटोरियल सी कहलाता है। 12 से 24 का आपका क्या कहलाता है? कंटिगुअस कहलाता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखा
यहाँ पे आपको दिख जाएगा 12 तक का ये जो बीच वाला रीजन है बेस लाइन के बाद का, ये टेरिटोरियल है। फिर 12 से 24 के बीच में आपका कंटिग्यूअस है। अब सॉरी, इसका देखो 12 से 200 नॉटिकल माइल तक, मतलब कि जो आपका कंटिग्यूअस एरिया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूपीएससी कल को आपसे क्या पूछेगा, डायरेक्टली एक स्टेटमेंट दे देगा कि कंटिग्यूअस रीजन इज इनकम्पास्ड इनसाइड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंप्राइजेज ऑफ कंटिग्यूअस जोन ऑल्सो। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि 24 के बाद 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है, बट ऐसा नहीं होता। 12 नॉटिकल के बाद ही आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शुरू हो जाता है। तो 12 से 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आपका ये आपका कंटिग्यूअस रीजन आ जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपका इंपॉर्टेंट था बताना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें इसलिए बता दी मैंने कि कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो ये होता है। 1982 का अनक्लॉज आया था। अनक्लॉज मतलब कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, अनक्लॉज बोलते हैं। 1982 का है। इसने डिफाइन किया था EEZ का एज अ जोन इन द सी ओवर विच अ सॉवरेन नेशन कैन हैव सर्टेन राइट्स। होता है क्या, देखो जो मैंने सबसे पहले टेरिटोरियल एरिया बताया, टेरिटोरियल सी वाला जो बताया, उसमें तो कंट्री पूरी तरीके से सॉवरेन होती है कि आप कोई दूसरी कंट्री आ ही नहीं सकती, किसी दूसरी कंट्री का कोई प्लेन शिप नहीं आ सकता, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला रीजन है 200 नॉटिकल माइल वाला, यहाँ पे कुछ सॉवरेन राइट्स आपको दिए जाते हैं। सॉवरेन राइट्स कैसे दिए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इन एरियाज में आपका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होता है, यहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, तो आपको सॉवरेन राइट्स रहते हैं। लेकिन जो टेरिटोरियल रीजन रहता है, टेरिटोरियल रीजन में आपकी कंप्लीट सॉवरेंटी रहती है, कंप्लीट सॉवरेंटी, यू हैव कंप्लीट सॉवरेंटी इन द टेरिटोरियल रीजन, है ना। तो याद रखिएगा, नीचे टेरिटोरियल वाटर्स लिखा भी है। द टर्म टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द कंट्री मीन्स, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया रहता है पहले चीज़। और यहाँ पे बेसिकली दिस इंक्लूड्स द इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कंटिग्यूअस जोन, ये टेरिटोरियल वाटर्स हो गया। टेरिटोरियल सी जो आपका होता है, टेरिटोरियल सी मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक का, 12 नॉटिकल माइल्स का। टेरिटोरियल वाटर का मतलब आपका पूरा का पूरा जितना भी एरिया है। अभी डिफरेंस दिखा देता हूँ। टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या हो गया कि टेरिटोरियल वाटर मतलब कि पूरा जो ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है, चाहे वो इंटरनल वाटर हो, चाहे टेरिटोरियल सी हो, चाहे कंटिग्यूअस जोन हो, चाहे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो, ये सारा टेरिटोरियल वाटर के अंदर आ गया। लेकिन टेरिटोरियल सी जो होता है वो आपका 12 नॉटिकल माइल तक वाला रीजन रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे सॉवरेन टेरिटरी रहती है। फॉरेन शिप्स बोथ सिविल एंड मिलिट्री आर परमिटेड इनोसेंट पासेस थ्रू इट। अब याद रखिएगा कि इस रीजन से जो सिविलियन एंड मिलिट्री शिप्स रहते हैं उनको इनोसेंट पासेस दिया जाता है। इनोसेंट पासेज के लिए वो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कंटिग्यूअस जोन आपका 12 से 24 नॉटिकल माइल का रहता है, और इसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है जहाँ पे आप बेसिकली 200 नॉटिकल माइल्स तक यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जो आपका कंटिग्यूअस जोन रहता है उसमें 4 तरीके के लॉज इन्फोर्स कर सकती है गवर्नमेंट, टैक्सेशन, कस्टम, पॉल्यूशन एंड इमिग्रेशन। तो याद रखिएगा कि 4 तरीके के लॉज भी इन्फोर्स किए जा सकते हैं इन द कंटिग्यूअस जोन रीजन। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट था जानना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, जिसमें समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे है नो कॉन्ट्रडिक्शन ओवर द न्यू लिपुलेख पास रोड। अब यहाँ पे जो आर्मी चीफ है जनरल मेजर नरवाने जनरल जो है, उनका ये कहना है कि नेपाल फालतू में प्रोटेस्ट कर रहा है। अभी जो नेपाल का मैंने आपको कल बताया था काला पानी डिस्प्यूट, इंडिया और नेपाल के बीच का डिस्प्यूट है काला पानी डिस्प्यूट। अब यहाँ पे नरवाने जी का ये कहना है कि नेपाल के एम्बेसडर का कहना है कि काली के ईस्ट में जितनी भी टेरिटरी है, यानी कि ईस्ट ऑफ काली रिवर बिलोंग्स टू देम, ईस्ट ऑफ काली जो है वो टेरिटरी बिलोंग्स टू देम। अब इंडिया का ये कहना है कि इसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जो रोड है वो तो वेस्ट साइड में है रिवर के, तो आप रोड को क्यों डिस्प्यूटेड बोल रहे हो, क्यों डिस्प्यूट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज ऑथर ने यहाँ पे नरवाने ने बोली है कि जब आप बोल रहे हो कि ईस्ट ऑफ काली पूरा आपका है, ईस्ट ऑफ काली आपका नेपाल का है, तो आप फिर इसको क्यों डिस्प्यूट कर रहे हो। आपका ये जो है कि ये तो ऑलरेडी वेस्ट में बनी है, जो रोड है लिपुलेख पास के, ये कैलाश मानसरोवर का, जिससे डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो वही वाली बात इन्होंने कही कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, और पता नहीं ये हो सकता है एक दूसरी कंट्री के कहने पे ऐसा भड़काने पे ऐसा बोल रहे हो, ये उनका कहना है, ठीक है ना। एंटीसिपेटरी वेल
के बारे में एक न्यूज आई थी, तो एंटीसिपेटरी बेल बताता हूं। पहले बेल क्या होता है? बेल इज अ डॉक्यूमेंट फॉर द रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लीगल कस्टडी। कस्टडी से रिलीज का एक डॉक्यूमेंट होता है बाय अंडरटेकिंग दैट ही शैल अपीयर एट अ टाइम एंड प्लेस डेजिग्नेटेड एंड सबमिट हिमसेल्फ टू द जुरिसडिक्शन एंड जजमेंट ऑफ द कोर्ट। ओके, आपको यह गारंटी देनी पड़ती है कि जब भी आपको बुलाया जाएगा तो आप अपने आप को खुद को सबमिट कर दोगे, खुद को वहां पे जमा कर दोगे जब भी आपके लिए कोई भी जजमेंट आता है कोर्ट के थ्रू, ठीक है ना। ये इस कंडीशन में आपको लीगल कस्टडी से बाहर कर दिया जाता है। 1973 का केस है, उस केस में बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग बेल वाज एक्सप्लेन्ड। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग बेल वाज एक्सप्लेन्ड इन दैट। ओके, द लॉ ऑफ बेल्स हैज टू डवटेल टू कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स, दो कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स। ऑन द वन हैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी फॉर बीइंग शील्डेड फ्रॉम द हैजर्ड ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू द मिस एडवेंचर ऑफ द पर्सन एलिज्ड, मतलब कि दो चीजों को बैलेंस करना पड़ता है कि पहले तो आप उस व्यक्ति को बाहर कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए हजार्डस हो सकता है। देन द फंडामेंटल कैनन ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, assumption of innocence of an accused till he is found guilty। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि जब तक कि वो गिल्टी नहीं घोषित हो जाता तब तक आप उसको किस तरीके से, मतलब कि आप उसको इनोसेंट मानो। तो ये दोनों के बीच में आपको बैलेंस बना के बेल करना पड़ता है। ऑर्डिनरी बेल जो होती है, इट इज ग्रांटेड टू अ पर्सन हु इज अंडर अरेस्ट। अरेस्ट के बाद जब आप नॉर्मल बेल लेते हो तो वो ऑर्डिनरी बेल कहलाती है। एंटीसिपेटरी बेल इज अ पर्सन इज डायरेक्टेड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल इवन बिफोर अरेस्ट इज मेड, मतलब अरेस्ट होने के पहले ही जब बेल का प्रावधान आ जाए तो उसे एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। सेक्शन 438 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का है, सेक्शन 438 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ये ले डाउन करता है बेसिकली एंटीसिपेटरी बेल का कंसेप्ट, ठीक है ना। एंटीसिपेटरी बेल का कंसेप्ट सेक्शन 438 सीआरपीसी 1973 में मेंशन्ड है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आइटम एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि कोई और अगर न्यूज आइटम है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। So you can move with me now. Is there a news item to discuss? यहाँ तो नहीं है, लास्ट पेज में है। मेघालय विलेज क्विनीन नॉन ग्लैड्यू लैचेस ऑन टू इट्स पास्ट इन सर्च ऑफ कोविड-19 क्योर। अब ये बेसिकली एक विलेज है मेघालय का जो कि एक दवाई के ऊपर बेस्ड है, उसका नाम जो है वो दवाई पे बेस्ड है। तो एक गांव है जिसका नाम है क्विनीन नॉन ग्लैड्यू। इट्स अ विलेज नेम्ड आफ्टर द एल्कलॉइड क्विनीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना। ओके, तो सिंकोना की जो बार्क होती है उससे ये निकाला जाता है। क्विनीन नॉन ग्लैड्यू नाम का गांव है और इसमें इसका नाम किसके ऊपर बेस्ड है? क्विनीन के ऊपर बेस्ड है। क्विनीन कहां से निकाली जाती है? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना। इट्स अ प्लांट बिलोंगिंग टू द रूबियाके फैमिली एंड क्लासिफाइड एज आइदर एज लार्ज श्रब और स्मॉल ट्री। ओके, तो इसको लार्ज श्रब या स्मॉल ट्री के क्लासिफिकेशन में रखते हैं। फैमिली इसकी रूबियासे है, रूबियाके है, जो भी बोलना है स्पेलिंग याद रखना बस। इसके अलावा क्विनीन नॉन ग्लैड्यू नाम का विलेज है, क्विनीन के ऊपर ये बेस्ड है। क्विनीन एक एल्कोलॉइड होता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना। ओके, ये एंटी मलेरियल उसके लिए बनाया जाता है। याद रखना कि ये जो दवाई है क्विनीन का बेसिकली काम एंटी मलेरियल है, तो एंटी मलेरिया के ऊपर है ये। एंड देयर वाज नो विलेज बिफोर अस एंड अ प्लेस वाज कॉल्ड क्विनीन बिकॉज ऑफ दिस प्लांटेशन। तो इस प्लांटेशन के कारण ही इस गांव का नाम क्विनीन हुआ एंड क्विनीन नॉन ग्लैड्यू। और इसके पहले कोई ऐसा गांव नहीं था जो कि इसको प्रोड्यूस कर रहा हो। तो कोविड-19 जो पैंडेमिक है उसने काफ़ी ज़्यादा इस सिंकोना को ट्री को न्यूज़ में लाया है, इस कारण से इस विलेज का नाम आया है। याद रखिएगा मेघालय का है क्विनीन नॉन ग्लैड्यू। बाकी जो फैक्ट्स मैंने बताए क्विनीन के बारे में, सिंकोना के बारे में, वो याद रखिएगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड